अच्छा, मैंने बैचलर्स किया, सपोज करें मैं अभी अभी फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ इरास्मस स्कॉलरशिप्स के लिए। तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मुझे रेडी रखने होंगे और फ़ौरन मैं अप्लाई कर दूँ इरास्मस के लिए बस। इसमें मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एप्लीकेशन स्टार्ट करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन नॉर्मली। इरास्मस क्योंकि ऐसा है कि इरास्मस बेसिकली फंडिंग है। इरास्मस फंडिंग एजेंसी है। यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट हैं। जब आप उनकी वेबसाइट पे जाके प्रोग्राम को चूज़ करते हैं, तो प्रोग्राम चूज़ करने के बाद आप उनके होम पेज पे चले जाते हैं। अब ईच प्रोग्राम हैज़ इट्स ओन डेडलाइन। तो ऐसा है कि बाज़ प्रोग्राम हो सकता है कि आपके सितंबर अक्टूबर में डेडलाइन ख़त्म कर दें नेक्स्ट ईयर के इंटेक के लिए। और बाज़ प्रोग्राम ऐसे होते हैं वो जनवरी फरवरी में जाके डेडलाइन एंड होती है। तो एक चीज़ तो ये है कि एक सिंगल कॉमन डेडलाइन नहीं है इरास्मस की। इरास्मस डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, आप अपना प्रोग्राम चूज़ करें। मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आपकी नॉर्मली ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास हों, रिकमेंडेशन लेटर्स हों, ये सब मांगते हैं, एसओपी होना चाहिए, ये मिनिमम है। इन एडिशन टू दैट जब आप प्रोग्राम शुरू करते हैं ना, मतलब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन नॉर्मली का डेट है तो आप स्टार्ट करें, आप जाके फॉर्म ओपन करें, साइन अप करें। एप्लीकेशन जैसे आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, उसमें बाज़ औक़ात होता है कि कोई एक दो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफिक प्रोग्राम डिमांड करता है। फॉर एग्जांपल ट्रैबोस वालों ने हमसे जो है वो पोलियो का सर्टिफिकेट मांगा हुआ था, हेल्थ सर्टिफिकेट, जबकि फेम वालों ने नहीं मांगा था, और जो दूसरा प्रोग्राम है मामा सेल्फ, उन्होंने भी नहीं मांगा था। तो इस तरह से एक दो डॉक्यूमेंट्स ऐसे आ सकते हैं जो आपके बाकी प्रोग्राम्स डिमांड नहीं करते। तो जो प्रोग्राम आप चूज़ करें, बेस्ट वे है कि आप फ़ौरन उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू कर दें। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुछ रैंडम चीज़ें फिल करके लास्ट स्टेप में जाएँ, वो आपको कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉमन हैं जो रेडी होने चाहिए, जैसे कि रिकमेंडेशन लेटर, ट्रांसक्रिप्ट जो मैंने पहले मेंशन किया। लेकिन वहाँ पे एक दो न्यू डॉक्यूमेंट्स हर प्रोग्राम के हवाले से आपको मिल जाएंगे। ठीक हो गया। तो मेन डॉक्यूमेंट्स मेरे ख्याल में यही आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, एफएससी, मैट्रिक के सर्टिफिकेट, आइल्स वगैरह की क्या रिक्वायरमेंट थी उसमें? आइट्स प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। अगर आप यूके में अप्लाई कर रहे हैं तो वो हाई आइट्स डिमांड करते हैं, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में कर रहे हैं तो आपको कुछ कंसेशन मिल जाता ठीक है, तो मतलब अगर मैं एक यूनिवर्सिटी यूरोप में देख रहा हूँ, जर्मनी में सपोज मैं देख रहा हूँ, उसने एक अपनी रिक्वायरमेंट सेट की हुई है। उस रिक्वायरमेंट के लिहाज से मैं अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करूँगा जो जो उन्होंने मांगे हुए हैं, जो कि अक्सर सेम ही होते हैं अगर हम अप्लाई कर रहे हो अपने थ्रू भी। तो वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके उनकी एप्लीकेशन हम इरास्मस को भेज देंगे, हम कुछ इस तरह से करेंगे। है। आप जब इरास्मस की वेबसाइट पे जाते हो, आपने एक प्रोग्राम चूज़ कर लिया ना, तो प्रोग्राम चूज़ करके प्रोग्राम आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन के उस पे ले जाता है, एप्लीकेशन पेज पे ले जाता है। एप्लीकेशन पेज में आप एप्लीकेशन चूज़ करते हो, और आप अब होस्ट में यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि एक दो मेन होस्ट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। जैसे मेरी एक जर्मनी में मेन होस्ट थी और दूसरी फ्रांस में थी। तो उनमें से एक जो है एप्लीकेशन को डील कर रही होती है। आप एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करते हो तो नॉर्मल प्रोसीजर होता है एडमिशन का। एट द एंड जब स्कॉलरशिप वाला पार्ट आता है ना, तो आपसे पूछते हैं कि आप इसमें क्या करना चाह रहे हो। आप सेल्फ फाइनेंस पे आना चाह रहे हो, आप इरास्मस स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए, या आप इरास्मस अप्लाई कर रहे हो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको सिर्फ वहाँ पे ऑप्शन चेक करना होता है, आप वो चेक करते हो। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका काफ़ी गारंटी होती है कि ये एडमिशन आपका स्कॉलरशिप भी कर देता है। मतलब आपकी यूनिवर्सिटी बेसिकली सिलेक्ट करती है आपको, एडमिशन आपका हो गया तो वो फिर इरास्मस को फॉरवर्ड करती है कि यार ये एप्लीकेंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं, और इनमें से ये जो हैं हमारे स्कॉलरशिप पे हैं, मतलब जितना उनको कोटा मिला हुआ होता है इरास्मस का हर प्रोग्राम। ठीक हो गया। तो मेनली हमने इरास्मस की वेबसाइट पे जाना है, इरास्मस की ही वेबसाइट पे हमें कोर्सेज मिल जाएंगे जो इरास्मस वाले कवर कर रहे होंगे, और फिर हम वो कोर्सेज को रिक्वायरमेंट खोलेंगे और उसमें देख लेंगे कि हमने किस तरह से अप्लाई करना है, सेल्फ फाइनेंस करना है या इरास्मस वाला स्कॉलरशिप है वो करना है। ऐसा ही है? ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलो ठीक हो गया। अच्छा, अब इरास्मस की वेबसाइट कौन सी है, मेन वेबसाइट जहाँ पे आपने अप्लाई किया था? वो वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, लेकिन आप बता भी दें अभी। इसका अब वेबसाइट मुझे याद नहीं है, लेकिन आप सिंपल इरास्मस मुंडस कैटलॉग लिखें, मास्टर्स कैटलॉग, तो नॉर्मली फर्स्ट वेबसाइट आ जाती है आपकी वो इरास्मस। चलो ठीक है, मैं देख के ना ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो जो तो जो जो लोग देखना चाह रहे हैं वो भी डिस्क्रिप्शन पढ़ के या फिर कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा अफसर, कितना ज़्यादा कंपटीशन होता है एरास्मस में? अक्सर लोग इसीलिए अप्लाई नहीं करते कि यार मेरा तो जीपीए शायद इतना ज़्यादा नहीं है, तो अप्लाई करने का फ़ायदा भी शायद मुझे ना हो। तो अक्सर लोगों के माइंडसेट में ये चल रहा होता है, तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि कंपटीशन है, हो सकता है, या फिर अप्लाई करने का फ़ायदा वाकई नहीं है? नहीं, अप्लाई हमेशा करना चाहिए। ये अप्लाई करने में एक तो आपकी कॉस्ट नहीं लगती कोई ख़ास,
थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान के अंदर। ऐसा होता है कि हमारा अमूमन मसला सोसाइटी का है कि हम यही कहते हैं, कोई भी बंदा कुछ करने जा रहा है तो उसको कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, रेदर देन कि हम इनकरेज करें कि तुम ये कर सकते हो। हमारा कॉमन स्लोगन ये है कि तुम नहीं कर सकते। मुझे याद है कि बैचलर्स के फ़ौरन बाद एक पोजीशन थी, पीएचडी पोजीशन, जस्ट आफ्टर बैचलर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में। तो मेरे एक प्रोफेसर ने एससीएमई से, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि यार तुम इस पोजीशन के लिए अप्लाई करो। और इट वाज अ सिंगल पोजीशन ऑल ओवर द ग्लोब एंड इट वाज जस्ट पीएचडी आफ्टर बैचलर्स। तो मैं बड़ा सरप्राइज था कि यार मेरे पास तो पब्लिकेशन भी नहीं है और कोई चीज़ नहीं है, बैचलर्स के बाद पीएचडी मुझे कैसे मिलेगी, और सिर्फ एक पोजीशन है, ग्लोबली ओपन है। लेकिन स्टिल क्योंकि सर ने ट्रस्ट किया कि यार तुम कर सकते हो, मैंने अप्लाई किया और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था। तो दैट्स द पॉइंट कि आप अप्लाई करें। कॉम्पिटिटिव होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि आप जो लोग सिलेक्ट हुए हैं सीनियर्स बेसिकली, उनकी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने ये फील किया कि हमारे प्रोग्राम में, फेम में, हमारी एक सीनियर थी जो सबसे पहले आई इरास्मस में, फेम के प्रोग्राम में। उसके बाद फिर मैं फेम में आया, तो हमने एक ट्रेंड सेट कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि एससीएमई से वो ज़्यादा स्टूडेंट्स उठा रहे हैं और कंसिस्टेंटली एससीएमई से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम में एक स्टूडेंट थी, मेरे टाइम में मैं एक स्टूडेंट था, लेकिन अब हमारे बाद जो लेटेस्ट बैच है उसमें 2 से 3 स्टूडेंट्स एससीएमई से आए हैं। तो आप अपने सीनियर से भी इन कांटेक्ट रहें, और अगर आपके सीनियर्स ने एक अच्छी रेपुटेशन डेवलप की है तो ये होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी से फिर आपके प्रोग्राम के ज़्यादा बच्चे उठाए जाते हैं। ये भी बड़ा मैटर करता है। हाँ बिल्कुल, लाइक एक दफ़ा जाके उस यूनिवर्सिटी का एक बच्चा अगर एक ट्रेंड सेट कर देता है अच्छा, तो ज़ाहिर बात है उनका ऑटोमेटिकली वो ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है कि यार इस यूनिवर्सिटी के लोग अच्छे हैं। ठीक है, ये आपने कह दिया अप्लाई लाजमी कर लेना। अगर आपका जीपीए थोड़ा लो भी है तो ये ना सोचना कि यार नहीं होगा नहीं होगा, लोगों की ना सुनना। अफसर ने जिस तरह कहा है, बड़ी अच्छी बात की है कि यार लोग आपको यही अक्सर कहते हैं कि नहीं तुम कहाँ से होगा ना, तुम्हारा नहीं हो सकता या ये नहीं हो सकता। ऐसे ही है, ऐसे इवन ही। मैं नस्ट में अप्लाई कर रहा था, नहीं यार नस्ट बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तुम्हारा कहाँ पे होगा। जब हुआ तो अच्छा भाई ये कैसे हो गया। और जब मैं जर्मनी ऐसे ही। अप्लाई कर रहा था, यानी जर्मनी में एडमिशन नहीं होगा, जर्मनी में जॉब नहीं लगेगी, तुम क्या सोच रहे हो ये वो। तो ये वाली बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन एट द एंड जो आपकी किस्मत में होता है आपको मिलता है। और अपने आप पे अगर आपको कॉन्फिडेंस होना तो आपको मिल जाता है। उस लोगों की बातें जहन से निकाल दो।